साथियों नमस्कार। राम राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे। देखिए साथियों, अपना जो अभी सीईटी का फंडा है साथियों, अब अपने पास मात्र साथियों ये काट पीट कर देखें तो 45 दिन बचे हुए हैं। इस 45 दिन में हमें अपने को ये करना है कि 70 प्लस क्वेश्चन अपने को क्या करना है, सही करना है। तो हम क्या है, देखो 10 क्वेश्चन तो आपके पिछली बार आपके सीईटी में आपके 10+2 और ग्रेजुएशन वाली पूछे गए थे, 10 प्लस तो ये हो जाएंगे। और साथियों आपके 20 प्लस ज्योग्राफी में पूछे गए थे, 10 हिस्ट्री में थे, और साथियों आपके 10 आपके इसमें थे। लगभग आपके कितने, आपके 40 तो आपके राजस्थान जीके से हो जाएंगे, 50 ही हो जाएंगे। ठीक है साथियों, यानी कि 50 मीटर का तो मैं आपको करवा रहा हूँ, राजस्थान का जीके भी करवा रहा हूँ और मैं आपको हिंदी भी करवा रहा हूँ। इसके बाद में साथियों आप जैसे कि रीजनिंग वगैरह है, इनको पढ़ते रहिए। भारत का भूगोल है, ठीक है, ऐसे छोटे मोटे जैसे कंप्यूटर वगैरह है, इनको पढ़ोगे ना आप तो आपका आराम से निकल जाएगा। जैसे आप अभी विशेष तौर ध्यान दे रहे हो ना, एक तो आपके हिंदी में चला ही रखा हूँ, राजस्थान का भूगोल चल रहा है, राजस्थानी कला संस्कृति चल रही है, राजस्थान का इतिहास चल रहा है। इन अगर चीज़ों को भी आप आराम से पढ़ लोगे ना, तब भी आपको आपके 50 प्लस स्कोर का इनका हो जाएगा। तो बिल्कुल आज के सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। ये अपने जो हिंदी व्याकरण एमसीक्यू क्लास है, ये सीईटी को विशेष मतलब कि ध्यान में रखे हुए ये मैं आपके सामने जो प्रश्न है साथियों, वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आए हूँ साथियों। तो आप अपना आकलन कीजिएगा और बताइएगा उत्तर। ये कह रहा है कि पूर्व में प्रेषित पत्र को याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। ये कह रहा है कि पूर्व में प्रेषित पत्र को याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला जो पत्र होता है साथियों, उसे क्या कहता है? यानी कि पूर्व में जो प्रेषित यानी पहले भेज दिया गया जो पत्र है, उसको एक बार और याद दिला रहे हैं हम, तो उसके लिए क्या कहेंगे? आपके प्रीपत्र, अनुस्मारक और आपकी निविदा और विज्ञप्ति। बताइए जल्दी से साथियों। आपका ए ऑप्शन आपका प्रीपत्र, बी ऑप्शन आपका अनुस्मारक, सी ऑप्शन आपका निविदा, डी ऑप्शन आपका विज्ञप्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका जो आपके अनुस्मारक। ठीक है साथियों, अनुस्मारक भी आ जाता है, अनुस्मरण भी आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पूर्व में जो पहले भेज दिया गया पत्र और एक बार और हम भेज रहे हैं कि उसको क्या है, याद करके उस कार्य पर आप एक्शन लीजिए या उस पर आप विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर तो बी हो जाएगा, यानी कि अनुस्मारक हो जाएगा। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है। बहुत ही अच्छा साथियों। और मैं एक बात बता देता हूँ, ये जो आपके डिप्टी जेलर की जो आपके वैकेंसी निकली हुई है, उसके अंदर ध्यान रखना आपके पत्र लेखन प्रारूप वगैरह, ये निबंध वगैरह ये चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों को अगर आप हल्के में लोगे ना, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर जरूर आएगा साथियों। ये कह रहा है कि किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु जो लिखा गया जो साथियों आपका पत्र होता है, उसको क्या कहते हैं? आपके परिपत्र, कार्यालय आदेश, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। जल्दी से बता दीजिए। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है परिपत्र, कार्यालय आदेश, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। इसका जो राइट आंसर होने वाला साथियों वो क्या होगा? साथियों आवेदन पत्र। क्या होगा साथियों? आपके आवेदन पत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलिए। ये कह रहा है कि निविदा सूचना का उद्देश्य है, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है यानी कि आपके सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, और सी ऑप्शन आपका निर्माण कार्य करवाना, डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से सभी। यानी कि ये कह रहा है कि निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है। बिल्कुल साथियों, आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल निविदा सूचना का मतलब होता है साथियों आपके सम्मान जो इनकी आपूर्ति करवाना होता है, और सामान की नीलामी करवाना होता है, और निर्माण कार्य करवाना होना। यानी कि ये जो तीनों साथियों आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? निविदा सूचना का हो जाएगा। बिल्कुल जितने भी साथी चैनल पर नहीं है उनको तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। और याद रख लेना, अगर क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब समझ लेना कि आपको इन चीज़ों को पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि डिप्टी चैनल देखो सीईटी के अंदर भी आपके बहुत ही अच्छा लेवल पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना, माइनस मार्किंग हल्के में मत लेना। देखो अब आ चुका है साथियों आपके मुहावरा। ठीक है साथियों, क्या कह रहा है मुहावरा? कि लोभ में पड़ना भावार्थ है, बताइए लोभ में पड़ना भावार्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। बताइए जल्दी से कि लोभ में पड़ना, डोरे डालना, जोड़ तोड़ करना, 99 का फेर होना, या फिर आपके सिक्का जमाना। लोभ में पड़ना, डोरे डालना, जोड़ तोड़ करना, 99 के फेरे में पड़ना, सिक्का जमाना। अरे सिक्का जमाने का मतलब तो प्रभाव जमाना, डोरे डालना,
जोड़ तोड़ करना, 99 के फेरे में पड़ना यानी कि धन कमाना, सिक्के जमाने का मतलब प्रभाव जमाना, और आपके जोड़ तोड़ करना यानी कि हिसाब करना, डोरे डालना। चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए साथियों हमके। लोभ में पड़ना, लोभ का मतलब होता है साथियों हमके धन कमाना, बस यही तो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 99 के फेरे में पड़ना यानी कि कभी 100 होंगे ही नहीं और हमारे पास कभी धन होगा ही, लेकिन पर भी हम क्या कर रहे हैं आपके लोभ में पड़ना। आगे चलिए, ये कह रहा है कि पानी पानी होना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में दिया गया है। यानी कि आपको बताना है कि जो पानी पानी है साथियों, इस मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। इतनी वर्षा हुई कि आंगन में पानी पानी हो गया, ये ऑप्शन कह रहा है कि इतनी वर्षा हुई कि आंगन में क्या हो गया, पानी पानी हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि शरीर में पानी की कमी होना, यानी कि कहने मतलब ये तो कह रहा है कि शरीर में पानी की शरीर में पानी ही पानी। ठीक है साथियों। अच्छा, ये कौन बताएगा साथियों कि शरीर में पानी की कमी से कौन सा रोग होता है, वो मेरे को वो याद रहेगा, तो बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, शरीर में पानी ही पानी। ये कह रहा है कि दाल में पानी पानी हो गया, चोरी पकड़ी जाने पर, चोरी पकड़ी जाने पर वह पानी पानी हो गया। बिल्कुल साथियों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का डी हो जाएगा। क्योंकि साथियों आपके चोरी पकड़ी जाने पर उसका जो शरीर है साथियों यानी कि वो पानी पानी हो गया, चोरी पकड़े जाने पर पानी पानी हो गया। तो राइट आंसर तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि तबेले की बला बंदर के सिर पर, तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का स्ट्रिक अर्थ बताइए। यानी कि जो तबेले की जो बला है वो बंदर के सिर पर आ चुकी है। आपको इस जो ये लोकोक्ति है साथियों, वो पहले मुहावरे थे साथियों, ये आपके अब लोकोक्ति है। तो बताइए, ये ऑप्शन है कि कुछ नुकसान होने पर ही सीख सकते हैं। बी ऑप्शन कहता है कि शक्ति में, ये कह रहा है कि शक्ति में अनुशासन बनता है, किसी पर अन्य का दोष मढ़ देना, लाभ से ज्यादा खर्च करना। बताइए साथियों जल्दी से कि कुछ नुकसान होने पर ही सीख सकते हैं। बिल्कुल साथियों, कुछ नुकसान होगा हमारा तभी हम कुछ सीख सकेंगे। वो कहता है ना कि ठोकर बादाम खाने से नहीं साथियों, आपके ज्ञान आपके ठोकर खाने से होता है। ध्यान रखना, दिमाग आपके बादाम खाने से नहीं साथियों, ठोकर खाने से आता है। उसी प्रकार ये कह रहा है कि शक्ति में अनुशासन बनता है। तो तबेले की बल्ला, तबेले की जो बल्ला है साथियों वो आके तबेले की या तबला की बला बंदर के सिर पर। तो 6 का जो राइट आंसर होने वाला साथियों वो क्या हो जाएगा, सी। बिल्कुल, किसी पर यानी कि किसी का दोष किसी पर मत देना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, ये कह रहा है कि उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ बता दीजिएगा। लोकोक्ति का सही अर्थ बता दीजिएगा। ए ऑप्शन है साथियों आपका। ये कह रहा है कि दुख का दिखावा व कपटपूर्ण व्यवहार। ये कह रहा है कि उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ है, उसमें ए ऑप्शन दिया हुआ आपका कि दुख का दिखावा व कपटपूर्ण व्यवहार, गुणों के विपरीत नाम, जहां जो वस्तु पैदा होती है उल्टा वहीं पर उसे पहुंचाना, पर ये कह रहा है कि प्रदर्शन को अधिक और सार की बात कम, यानी कि प्रदर्शन तो अधिक और सार की बात कम। तो राइट आंसर उल्टे बांस बरेली का, यानी कि जहां पर मान लीजिए साथियों आपके कश्मीर में आपके कोई मिलने वाले हैं या आपके रिश्तेदार है या आपके मामा है, अब आप कश्मीर उनसे मिलने जा रहे हो और वहां पर आप उनसे मिलने जा रहे हो तो क्या ले जा रहे हो, सेव ले जा रहे हो। तो वही बात होगी ना कि उल्टा बांस बरेली का, यानी कि जो चीज जहां पैदा हो रही है आप उसी चीज को वहां ले जा रहे हो, तो फिर उस चीज का मतलब क्या है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। आगे देखो साथियों, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं, और एक आंसर आप मुझे बताओगे कि शीघ्र जो उत्तर देता साथियों उसे हम क्या कहते हैं। बिल्कुल, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहेंगे, और शीघ्र उत्तर देने वाले को आप कमेंट कर में मुझे बता देना। ये कह रहा है कि प्रीतोष, संतोष, अनुतोष और आशुतोष। जल्दी से बता दी साथियों, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं, परितोष, संतोष, अनुतोष और साथियों आपके आशुतोष। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, 8 का राइट आंसर बताइए, डी 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 डी। बिल्कुल, आशुतोष का मतलब हो जाता साथियों आपके जल्दी, जो जल्दी ही क्या हो साथियों आपके प्रसन्न हो साथियों। और प्रति उत्पन्न मति, जो साथियों आपके बिल्कुल फटाफट जो आंसर दे साथियों उसके लिए क्या राइट आंसर होता है, आपके प्रति उत्पन्न मति होता है। ठीक है, आगे चलिए साथियों, पर्वत के नीचे तलहटी की जो भूमि होती है साथियों उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए साथियों आपका यहाँ पर कोई पर्वत है, मान लीजिए साथियों ये आपका पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है, ठीक है। अच्छा
ये पर्वत है। ठीक है साथियों, यानी कि ये कह रहा है कि पर्वत के नीचे तलहटी की जो भूमि होती है साथियों, यानी कि नीचे की भूमि क्या कहेंगे साथियों, और पर्वत के जो ऊपर की भूमि होती है उसको क्या कहेंगे। दोनों के लिए दो शब्द आते हैं साथियों। देखो अधितैका तो साथियों आपके ऊपर की भूमि होती है, अप यानी कि अप का मतलब तो क्या होता है साथियों आपके, बिल्कुल जो नो का राइट आंसर होगा साथियों वो तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी पर्वत के नीचे, अप का मतलब नीचे, क्या हो जाएगा साथियों आपके उप तयका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपतयका, यानी कि जो पर्वत की जो तलहटी की जो भूमि होती है उसे कहते हैं उपतयका, और जो पर्वत की जो आपके ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे कहते हैं अधितयका। क्या कह देते हैं, अधितयका। दोनों चीज एक साथ समझ लेना। ये मैंने पर्वत बना दिया है, ये जो ऊपर की जो भूमि होगी साथियों इसे कहेंगे आपके अधितयका कहेंगे, और ये जो तलहटी की जो जमीन होगी साथियों इसे कहेंगे हम उपतयका कहेंगे। अधि यानी ऊपर, अप यानी के नीचे, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, आगे चलो। ये कह रहा है कि कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बताओ जल्दी से, जो कुल का नाश करता है उसके लिए, कुल का नाश करने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, बता दीजिएगा जल्दी से। ये कह रहा है कि कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है कुलागार, कुलकेतु, कुलावतंस और आपका कुलधर। बताइए जल्दी से, कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द होगा एक कुलागार, कुलकेतु, कुलावतंस और साथियों आपका कुलधर। तो 10 का जो राइट आंसर होने वाला है साथियों वो बताइए जल्दी से। बिल्कुल 10 का राइट आंसर ए कुलागार होगा, यानी कि जो कुल का नाश करने वाला होता है साथियों उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपके कुलागार का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर तो इसका ए हो जाएगा। बिल्कुल ये के यही क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे साथियों, और मैंने तो आपको बीएसटीसी के अंदर बता दिया है। बीएसटीसी और आपकी पीटीटी दो एग्जाम थे साथियों। बीएसटीसी में आपके 30 में से 30 मिल चुके हैं, पीटीटी के अंदर केवल आपका अलंकार का नहीं मिला था, बाकी सारे के सारे आपके पीटीईटी के अंदर आपने सारे के सारे आपके गुण 50 क्वेश्चन आपके इससे से मिल चुके थे। एक केवल आपका अलंकार का था, वो अपने यहाँ से नहीं आया था, क्योंकि अलंकार तो मुझे खुद को भी नहीं आते, मैंने भी नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो विश्वास कीजिएगा मेरे ऊपर, हिंदी व्याकरण का आपके हिंदी में से मैं आपका कोई क्वेश्चन नहीं करने दूंगा। सीईटी के अंदर आपका 10 में से आएंगे ना, तो आप अगर मेरी थ्योरी भी पढ़ लोगे, मैंने थ्योरी भी पढ़ा रखी है इसी चैनल पर, देखो थ्योरी पढ़ भी लोगे ना आप, और साथियों थ्योरी पढ़ने के बाद में ये एमसीक्यू हल कर लोगे ना आप, मेरा दावा है आपके 10 में से 8 क्वेश्चन तो ऐसे ही हल हो जाएंगे। और अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए इनके, अभी भी 45 दिन है साथियों, आराम से आप 20-25 दिन में नोट्स बना सकते हो। एक टॉपिक एक दिन में आराम से पढ़ा जा सकता है। मैंने कोई ऐसा आपको भारी नहीं पढ़ा रखा है, हालांकि जीरो से मैंने आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है। ध्यान रख लेना, वो जो व्हाइट बोर्ड के अंदर कंटेंट अगर आपको यूट्यूब में अगर इतना फ्री कंटेंट कहीं पर मिल जाए तो मुझे भी उसकी लिंक शेयर कर देना, मैं भी उस मास्टर से पढ़ लूँगा। इतना कंटेंट मैंने आपको उसके अंदर दे रखा है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब भैया आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है साथियों, वाक्य शुद्ध करने के मैंने आपको 10 बता रखे हैं, क्या नियम बताएं वाक्य कैसे शुद्ध होता है। ठीक है साथियों, और साथियों आपके शब्द शुद्धि के बता रखे हैं। ठीक है, और आपके वाक्य विचार भी पढ़ा रखा, वाक्य शुद्धिकरण भी पढ़ा रखा। ऐसा कोई हिंदी का टॉपिक नहीं बचेगा। आपके पत्र लेखन प्रारूप ये वगैरह चीजें मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि आपके पीएसआई में थे नहीं। मैंने पीएसआई को मानकर आपको पूरा हिंदी व्याकरण का सिलेबस करवा दिया। देखो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल इतनी बातचीत कर ली है तो अब इसका राइट आंसर सीधा ही दे देते साथियों। इसके बाद फिर क्या हुआ, जज ने उसे मृत्युदंड दिया गया। शुद्ध वाक्य का चयन करना साथियों, जज ने उसे मृत्युदंड दिया। ये कह रहा है कि 11 के अंदर आपका बी, यानी कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जज ने उसे मृत्युदंड दिया। ठीक है, तुम वापस लौट आओ, तुम वापस लौट आओ। अरे भाई वापस आना लौट आना एक ही बात है साथियों। दिनेश बहुत सज्जन पुरुष है, अब भाई सज्जन आपके पुरुष ही होता है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। जज ने उसे मृत्युदंड दिया, जज ने मृत्युदंड दिया, तो सीधी बात है जज ने उसे लिखने का जरूरत है साथियों, सीधा कि जज ने मृत्युदंड दिया। तो यहाँ पर उसे लिखने के अनावश्यक शब्द शुद्धि की बात की जा रही है साथियों, तो इसलिए इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आगे चलो, ये करा कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना। कौन सा वाक्य बताना रे भैया, अब के अशुद्ध बताना, पहले शुद्ध पूछ रहा था। बताओ जल्दी से, रात भर कुत्ते भौंकते रहे, रात भर कुत्ते भौंकते रहे। बिल्कुल साथियों, कुत्तों का काम है रात भर भौंकना, तो भौंकेंगे बिल्कुल। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। क्या कह रहा है साथियों, आपके अमूल्य हीरा है। चलो आगे देख लेते हैं, उसकी लिपि देवनागरी है। बिल्कुल सही बात है साथियों, आपकी लिपि देवनागरी है साथियों। पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं है,
ये भी बात सही कह रहा है साथियों। और ये लिपि भी देवनागरी बिल्कुल सही कह रहा है साथियों। अरे भैया अमूल्य, एक का मतलब नहीं जिसका कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन कोहिनूर का तो मूल्य है, लेकिन वो क्या है साथियों, आपका बहुमूल्य है। क्या है साथियों, आपका बहुमूल्य, जिसका मूल्य क्या हो, आपके बहुत ज्यादा अधिक हो। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल रात भर। देखो 12 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों, वो क्या होगा, कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है या बहुमूल्य हीरा है। ठीक है साथियों, रात भर अशुद्ध वाक्य का, रात भर कुत्ते भौंकते रहे, रात भर कुत्ते भौंकते, बिल्कुल सही, 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है, बताइएगा साथियों जल्दी से। अशुद्धि बतानी है, ध्यान रख लेना, प्रत्यय संबंधी आपको क्या बतानी है साथियों, आपको अशुद्धि बतानी है। कौन सी अशुद्धि होगी इसमें, स्वास्थ्य, औद्योगिक, अनुपातिक, उपनिवेशिक। अरे भैया स्वास्थ्य, बिल्कुल क्या बताना साथियों, हमको अशुद्धि बतानी है। देखो स्वास्थ्य, 13 का राइट आंसर कौन बताएगा जल्दी से, बिल्कुल स्वास्थ्य आपके स्वस्थ धन में ये प्रत्यय लगाने से होता है। क्या लगाने से बनता साथियों, आपके स्वस्थ धन में ये प्रत्यय लगाने से स्वास्थ्य बन जाता साथियों। औद्योगिक यानी कि साथियों आपके उद्योग धन में एक प्रत्यय लगाने से किसका निर्माण हो जाएगा साथियों, आपके औद्योगिक का निर्माण हो जाएगा। अनुपात धन में एक, अनुपात धन में एक का प्रत्यय लगाने से साथियों आपके अनुपातिक हो जाएगा। लेकिन साथियों आपके उपनिवेश धन में इक, उपनिवेश है ना, निवेश है ना, धन में इक प्रत्यय लगाने से, उपनिवेश धन में इक प्रत्यय लगाने से औपनिवेशिक बनता है, न कि उपनिवेशिक रहता है। तो राइट आंसर तो आपका 13 का तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य आपके स्वस्थ धन में यह प्रत्यय है, उद्योग धन में इक प्रत्यय है, अनुपात धन में इक प्रत्यय है, उपनिवेश धन में इक तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके औपनिवेशिक हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बहुत ही अच्छा और बार बार क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का यानी शुद्ध शब्द का चयन करना, वाक्य हमने पढ़ लिया, अब मैंने आपके लिए क्या लिया है, शुद्ध शब्द का लिया। ये कह रहा है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दुर्वस्था, गत्यावरोध, अनाधिकार, अत्यधिक। बिल्कुल साथियों आपके राइट आंसर बताइएगा, कौन सा शब्द आपका इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करना। बिल्कुल साथियों जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल 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 14 का राइट आंसर क्या होगा साथियों आपका, बिल्कुल ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा था साथियों आपकी दुर्वस्था, एकदम राइट राइट 100% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब देख लेते हैं कि ये कैसे गलत हुए साथियों। एक होता है साथियों आपके गत्य विरोध होता है। क्या होता है साथियों आपके गत्य विरोध शुद्ध होता है, ध्यान रख लेना। अनाधिकार नहीं होता साथियों, क्या होता है आपके अनधिकार होता है। क्या होता है साथियों आपके अनधिकार जो शब्द है ना, ये शुद्ध होता है। अत्यधिक से होता है ना कि अत्यधिक होता है। क्या होता है, अत्यधिक आपका शुद्ध शब्द होता है, ना कि आपका अत्यधिक होता है। तो गत्य अवरोध बिल्कुल सही हो गया, अनधिकार हो गया, अत्यधिक हो गया, दुर्वस्था आपका सही है। यानी कि चारों के चारों मैंने आपको आंसर बिल्कुल सही बता दिए। तो याद रख लेना, ये जो ऐसे क्वेश्चन है आपको बार बार पूछे जाते वाले क्वेश्चन है, ताकि आपको भी पता रहे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करना, यानी कि गलत शब्द कौन सा है आपको ये बताना है। शब्द शुद्धि एक ऐसा टॉपिक है साथियों जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। याद रख लेना, शब्द शुद्धि एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में देखने को मिलता है, और ये आपके हर एग्जाम के अंदर आपके इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि साथियों आपकी एक बात है कि साथियों यदि आपको लिखना ही सही नहीं आ रहा है, मात्रा लगाना सही नहीं आ रहा है ना, तो फिर तो साथियों आपकी कमी है ये ना। इसलिए इस टॉपिक को, वाक्य शुद्धि को, शब्द शुद्धि को इसके अंदर दिया जाता है। भले संधि समास प्रत्यय ये काट लेंगे, लेकिन वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे, ये चीजें आपको पहले उसके अंदर देंगे ही देंगे, क्योंकि ये कंपलसरी होती है हिंदी के अंदर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध बताना, प्रदर्शनी, कुमुदनी, आखिरी और वयोवृद्ध। यानी कि गलत कौन सा है ये आपको बताना है। बिल्कुल प्रदर्शनी बिल्कुल सही है साथियों आपकी। कुमुदिनी होता है, रे भैया मैंने आपको 1000 बार लिखा दिया, कुमुदिनी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका बी इसका हो जाएगा। प्रदर्शनी सही होता है, आखिरी सही होता है, बिल्कुल आखिर नहीं आखिरी सही होता है। वयोवृद्ध, ठीक है साथियों, वय वृद्ध भी होता है, लेकिन आपका वयोवृद्ध शुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो अशुद्ध शब्द तो कुमुदिनी होता है, न कि दनी होता है, दीनी होता है, ध्यान रखना, ये आपका शुद्ध शब्द है, ध्यान रख लेना।
ये कह रहा है कि माताजी ने पुत्र से हलवा मंगवाया। क्या कह रहा है साथियों कि माताजी ने पुत्र से हलवा मंगाया। माताजी खुद नहीं लेके आ रही, किसको बोल रही है? पुत्र को बोल रही कि हलवा लेके आ। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। देखो, जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त की जाती है और जो क्रिया पहले प्रयुक्त होती है, यानी कि ऐसे मान ली दो भिन्नार्थक नहीं मानो तो भी ऐसे सीधी सी बात, जो क्रिया पहले प्रयुक्त होती है वो क्रिया आपकी कौन सी होती है? आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। और पूर्वकालिक क्रिया में आपके कर या करके जुड़ा होता है। ठीक है भैया, तो इसमें तो कहीं पर भी कर या करके नहीं लगा, तो यानी कि पहला ऑप्शन तो होगा भी नहीं साथियों। देखो, अब नीचे से देखो, सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में क्रम के साथ या क्रम के रहित प्रयुक्त होकर भी पूरे वाक्य का बोध करा दी, वो संयुक्त क्रिया कहलाती है साथियों। लेकिन इसमें तो आपके बिल्कुल सकर्मक क्रिया ही है साथियों। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं साथ प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध करा देती साथियों, उसे क्या कहते हैं? हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम रोता रहता है, पिताजी कार्यालय जा रहे होते हैं। ठीक है साथियों। प्रेरणार्थक क्रिया, बिल्कुल मंगवाया, आया, लाया, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे साथियों? प्रेरणार्थक। यानी कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा, यानी कि माताजी स्वयं कह रही है किसको? बच्चे को कि तू क्या लेके आ? हलवा लेके आ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। यानी कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और खुद इसमें क्या होता है? आपके प्रेरक होता है। इसलिए इसका राइट जो आंसर होने वाला साथियों वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता रखा कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है। ये कह रहा है साथियों कि पानी बरसने लगा, बिल्कुल पानी बहुत ज्यादा बरस रहा है। ये वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई उपयुक्त में से कोई नहीं तो बात होगी नहीं, क्योंकि संयुक्त क्रिया दे रखी है और सामान्य दे रखी है, पूर्वकालिक क्रिया। अभी जस्ट मैंने बताया कि इसके अंदर क्या होना चाहिए? कर या करके जुड़ा होना चाहिए साथियों। तब जाकर ये क्या होगी साथियों कि पानी बरसने लगा, ये कर या करके कहीं है ही नहीं साथियों, तो यानी कि ये तो नहीं होगा साथियों। संयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त की जाती है, कैसे? जैसे कि वह हंसता रहता है, वह चलता रहता है, वह खाता रहता है, वह मिलता रहता है, वह दौड़ता रहता है। ऐसे आपकी दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती है। तो इसके अंदर तो आपके पानी बरसने लगा है, तो इसका 17 का राइट आंसर बिल्कुल पानी बरसने लगा। बताओ जल्दी से, ए होगा कि बी होगा? संयुक्त क्रिया और सामान्य क्रिया, जल्दी से बता दीजिएगा। 17 का राइट आंसर ए, बिल्कुल पानी बरसने लगा है। ठीक है साथियों, सामान्य क्रिया नहीं होगी, कौन सी होगी? आपकी संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है भैया, तो आगे चलिए। इनमें से कौन सा शब्द अविकारी है? यानी कि साथियों जिनमें कोई विकार नहीं होता, लिंग वचन कारक काल के अनुसार जिसमें क्या नहीं होता आपके? अविकारी। अविकारी कौन कौन से होते हैं साथियों? की एक तो क्रिया विशेषण, एक आपके संबंध बोधक, एक समुच्चय बोधक, एक विस्मयादि बोधक और एक आपके निपात होता। आंख है क्योंकि डाकू विद्रोह है। 18 का राइट आंसर बता दीजिएगा जल्दी से। क्योंकि देखो, मैंने आपको संबंधवाचक लिखाया था साथियों कि वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं साथियों। और किंतु परंतु लेकिन अथवा मानो ताकि, क्योंकि, तो ये क्योंकि है साथियों आपके किसका बोध करवा रहा है साथियों? आपके संबंध बोधक अव्यय है। क्या है साथियों? आपके संबंध बोधक अव्यय है साथियों। याद रख लेना साथियों, आपके संबंध बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं साथियों। और साथियों संबंध बोधक होते हैं साथियों, ये आपके दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं साथियों। और संबंध बोधक शब्द होते हैं साथियों, इनमें भी आपके कर या करके लगा होता है, ये भी आप ध्यान रख लेना आराम से। ठीक है साथियों, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि त्रिस्कार सूचक अवयव है। देखो भैया, ये अवयव है साथियों आपके विस्मयादि बोधक सूचक जो चिन्ह होते हैं साथियों उसके अंदर होते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर त्रिस्कार का मतलब आप सभी को पता है साथियों कि यानी कि धिक्कारना या उसको हम नकारना। यानी कि त्रिस्कार, अरे तू कल कहाँ गया था? आह, उप, छी। यानी कि त्रिस्कार, यानी कि साथियों आपके त्रिस्कार यानी कि उससे घृणा करना। अब आप इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो साथियों कि अरे, आह, उप, छी। अब बताओ साथियों 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छी कितनी गंदगी आ रही, छी तू मेरे से दूर है, तेरे में बदबू आ रही है, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? बिल्कुल इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। छी कितनी बदबू आ रही, दूर है, ऐसे नहीं कहते हैं। अरे क्या बात है, आश्चर्य हो जाएगा। आह, पीड़ा, दुख, इस चीज में उप। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये कह रहा है कि
उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंधबोधक अव्यय कौन सा है? बिल्कुल साथियों, आपके अभी मैंने जस्ट बताया साथियों कि वे शब्द जो दो अवयवों को जोड़ने का काम करते हैं या दो अवयवों के बीच में संबंध का काम करते हैं वो तो आपके संबंधबोधक कहलाते हैं। दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं वो आपके समुच्चय बोधक कहलाते हैं साथियों। वे अवयव शब्द जो आपके हर्ष, शोक, गणना, विस्मय, आश्चर्य, अचंभा इत्यादि के द्वारा शब्द का अर्थ करवाते हैं वो आपके विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते साथियों। और एक आपके निपात, नि का मतलब होता है आपके विशेष, पात का मतलब होता है बल या प्रभाव। वे शब्द जो किसी शब्द या वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का बल या प्रभाव जमा देते हैं साथियों, वो क्या कहलाते हैं साथियों? आपके निपात कहलाते हैं। निपात कौन कौन से होते हैं साथियों? आपकी ही, भी, तो, बर, मात्र, केवल, जी, हाँ, नहीं। ध्यान रख लेना, ये करा है कि इनमें उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक कौन सा है? उनके बिना। किसके बिना साथियों? आपके उनके बिना। किसके बिना रे भाई? उसके बिना, उनके बिना। तो राइट आंसर उनके बिना नहीं होगा साथियों। आपके बिना इसके अंदर किसका काम कर रहा है साथियों? आपके संबंध बोधक अव्यय का काम कर रहा है। और ये चीजें मैंने आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ साथियों, मैंने आपको जब थोड़ी पढ़ाई थी ना तब भी मैंने ये चीजें सारी की सारी आपको कंप्लीट करवाई थी। और उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। किसके बिना? उनके बिना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपके संबंध बोधक, यानी कि वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं साथियों। तो आज के लिए साथियों धन्यवाद, जो आपने मुझे इतना सुना है, समझा है। आशा अपेक्षा ये क्लास आपको समझ में आई होगी और आपकी जो तैयारी है साथियों इसका आकलन जरूर हो रहा होगा। और मुझे भी उम्मीद रहेगी साथियों कि कमेंट करके बताओगे कि आप BSTC की तैयारी कर रहे वाले बंदे अब आप CET की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अब से ही रीट में लग चुके हो, क्योंकि मैं फिर उस हिसाब से आपके शिक्षण अभिरुचियों वाले क्वेश्चन भी मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूं। इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताना। और वैसे ये जो क्लास है साथियों आपकी CET को ज़्यादा मायने रख कर ले रहा हूँ साथियों, क्योंकि 45 दिन बाद में हर बंदा फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। और क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में कोई कमी मत रखना साथियों। जितने भी साथी है क्लास को एक बार शेयर जरूर कर देना और थम्स अप जरूर कर देना कमेंट करके कि कौन सी आप तैयारी कर रहे हो।